तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग 6 की। दोस्तों इससे पहले जो है हमने भाग 5 जो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में जो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाग 6 की, जिसमें हमारे रहेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, भाग 6 जो कि आपका जो स्टेट से यानी कि राज्यों से संबंधित है। इसको दोस्तों जो है 6 पार्ट जो हमको देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट में हमको देखने को मिलेगा 152 आर्टिकल जो कि राज्यों के बारे में बताता है। उसके बाद भाग 2 में हम पढ़ेंगे कि 153 से 167 जो आर्टिकल रहेंगे जो कि राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताते हैं। और भाग 3 हमें बताता है राज्य की विधानमंडल के बारे में, जो कि आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। और भाग 4 हमें बताता है अध्यादेश, जो कि आर्टिकल 213 के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया जाता है। और जो चैप्टर 5 है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की। और भाग 6 में बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय की बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। भाग 6 के अनुच्छेद 153 यानी कि 153 जो कि बताता है राज्यों के राज्यपाल के बारे में। यानी कि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो एक राज्यपाल होगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमारे राज्य हैं उनका एक राज्यपाल होगा, वो बताता है आर्टिकल 153। और आर्टिकल 154 हमें बताता है राज्य की कार्यकारी शक्ति और जो समस्त शक्तियां हैं दोस्तों जो है राज्यपाल में निहित होंगी। यानी कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित होंगी और इसका प्रयोग वह सीधे या फिर इस संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। नेक्स्ट है कि 155 अनुच्छेद में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मोहर के तहत जो उसको वारंटी जो है द्वारा की जाती है, वारंट द्वारा जो है की जाती है। यानी कि आर्टिकल 155 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 156 की, जो कि बताता है राज्यपाल के पद का कार्यकाल। यानी कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर जो बना रहता है। राज्यपाल जो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित जो पत्र द्वारा अपना पद जो त्याग सकता है। यानी कि अगर राज्यपाल चाहे तो वो अपना त्याग पत्र जो दे सकता है। ठीक है, किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो राज्यपाल है और जो 156 आर्टिकल है, इस अनुच्छेद के जो पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन जो एक राज्यपाल जो अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक जब पद धारण जो करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 157 यानी कि अनुच्छेद 157 जो कि बताता है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित योग्यताओं के बारे में। यानी कि कोई व्यक्ति जो राज्यपाल कैसे बनता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह जो भारत का नागरिक नहीं होगा और जो उसकी आयु 35 वर्ष पूरी नहीं होगी। यानी कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति उसको बनाता है जो भारत का नागरिक होता है और साथ ही जो उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो चुकी हो। ठीक है, और ये आर्टिकल बताता है हमें 157 यानी कि 157। आर्टिकल 158 में बताया गया है राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें, यानी कि राज्यपाल कौन कौन से कार्य करेगा ये बताया गया है हमें अनुच्छेद 158 में। यानी कि जो राज्यपाल है वो संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का जो सदस्य नहीं होता। यदि हाँ तो उसे राज्यपाल के पद से प्रवेश करने से पहले अपनी सीट जो खाली करनी होगी। नंबर 2 है कि जो राज्यपाल है यदि लाभ का पद धारण जो नहीं करा होना चाहिए।
साथ ही दोस्तों जो राज्यपाल है वो अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए का भुगतान किए बिना हकदार जो होगा, और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए भी हकदार होंगे जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित जो किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि जहां एक ही व्यक्ति को जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया जा सकता है, और वह राज्यपाल को जो देय परिलंबदियों और भत्ते राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित जो किए जाएंगे जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की परिलंबदियों और भत्ते जो उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, और ऐसा जो है वो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसमें कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो एक ही राज्यपाल जो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 158 आर्टिकल में बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है दोस्तों यहाँ से। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 159। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 159 जो कि बताता है राज्यपाल की शपथ के बारे में, यानी कि राज्य को उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जो शपथ लेनी होती है। यदि वह अनुपस्थित होता है तो राज्यपाल को उपलब्ध उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, और जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 160, यानी कि अनुच्छेद 160 में बताया गया है कि कुछ अक्षमताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जब कुछ परिस्थितियों में राज्य के राज्यपाल के कार्यालयों को संभालने के लिए किसी को जो नियुक्त कर सकता है। यानी कि यदि राज्यपाल किसी अन्य काम में व्यस्त है तो उसकी जगह जो राष्ट्रपति है किसी अन्य व्यक्ति को जो है राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ये आर्टिकल 160 में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 161, यानी कि 161 की, जो कि राज्यपाल की समाधान शक्ति के बारे में बताता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति को जो है वो सेंटर में जो है वो समाधान की शक्ति होती है, ठीक वैसे ही जो राज्य है उसमें जो राज्यपाल होता है उसको भी जो है समाधान की शक्ति होती है, जो कि आपके अनुच्छेद 161 में दी गई है। यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने के लिए, कम करने, निलंबित करने या फिर राहत देने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समाधान की शक्ति में जो अंतर है दोस्तों, 2 अंतर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है कि जो राज्यपाल है वो मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, ये पावर जो केवल राष्ट्रपति को दी गई है। नंबर 2 है कि जो राज्यपाल है वो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को जो है माफ नहीं कर सकते, ये भी जो है राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक की शक्तियाँ जो है वो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति को दी गई है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो दोषी ठहराया गया है या ठीक है तो उस व्यक्ति की सजा को माफ करने, उसको राहत देने, छूट देने या निलंबित करने या फिर उसकी जो सजा है उसको हटाने या कम करने की जो शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है, जहाँ जो मृत्यु दंड की सजा के रूप में जो है वो कम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आप पढ़ सकते हैं कि सजाएं जो किस किस तरह की होती हैं, उनको जो है किस तरह से कम किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 162 की, जो कि बताता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में। यानी कि किसी राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ उन मामलों तक विस्तृत होती हैं जहाँ राज्य की विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। जैसे कि दोस्तों सेंटर में जो संसद को कानून बनाने की शक्ति होती है, ठीक वैसे ही जो राज्य में जो विधानसभा होती है यानी कि विधानमंडल होता है उसको जो है कानून बनाने की शक्ति दी गई है, जो कि आपके अनुच्छेद 162 में है। अनुच्छेद 163 की बात करें तो उसमें जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो एक मंत्रिपरिषद जो होती है, ठीक है, और राज्यपाल उनकी सलाह मानने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं होता।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 164, जो कि हमें बताता है मंत्रियों के संबंध में प्रावधान जो दिए गए हैं अनुच्छेद 164 में। पहला है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर जो की जाएगी। जैसे कि दोस्तों सेंटर में जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक वैसे ही राज्य में जो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो कि अनुच्छेद 164 में दी गई है। ठीक है, और जो मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर जो पद धारण करेंगे, और जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। जैसे कि दोस्तों सेंटर के जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, वो जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, ठीक वैसे ही राज्य में जो विधान मंडल के प्रति जो उत्तरदायित्व होती है मंत्री परिषद ऑफ स्टेट की। और नेक्स्ट है कि किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे शपथ जो दिलाता है। ठीक, यदि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य विधान मंडल का सदस्य जो नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर जो मंत्री नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो वो ऐसे होंगे जो राज्यपाल का विधान मंडल जो समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 165, जो कि राज्य के अधिवक्ता के बारे में बताता है। जैसे कि दोस्तों सेंटर में महान्यायवादी होता है, जो कि आपका आर्टिकल 76 है, ठीक वैसे ही दोस्तों जो वो स्टेट में जो एक महाअधिवक्ता होता है, जो कि अनुच्छेद 165 में दिया गया है, और जो इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और ये जो है राज्यपाल के जो प्रसाद पर्यंत तक जो है वो अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 166, जो कि किसी राज्य की सरकार के कामकाज के बारे में बताता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 167, जो कि राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, जो राज्यपाल होता है, उनके बीच जो कड़ी का काम है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, जो कि आपके आर्टिकल 167 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 168 की, जो कि राज्यों में विधानमंडल के गठन के बारे में बताता है। जैसे दोस्तों सेंटर में जो संसद होती है, तो ठीक वैसे ही जो राज्य में विधानमंडल होता है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल जो शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो उत्तर प्रदेश राज्यों में जो द्विसदनीय जो विधानमंडल है। ठीक है, इनको दोस्तों आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, तो वो जो स्टेट है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि जो अन्य राज्य हैं दोस्तों, वहाँ पर केवल जो एक सदन है। ठीक है, और जहाँ 2 सदन हों उनमें से एक को जो है विधान परिषद बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं विधानसभा। ठीक है दोस्तों, और यदि केवल एक सदन है तो वहाँ विधानसभा जो होनी चाहिए। अब दोस्तों उन स्टेट की बात कर लेते हैं जहाँ पर द्विसदन विधानमंडल है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है वो है कबूतम। ठीक है दोस्तों, के से होता है कर्नाटक, ए से होता है आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से यूपी, टी से तेलंगाना और एम से महाराष्ट्र। दोस्तों ये जो कि 6 स्टेट आपको दिख रहे हैं, इनमें जो द्विसदन विधानमंडल है, यानी कि एक विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद। दोस्तों जो विधानसभा होती है राज्यों में, वो सबसे निचला सदन होती है, और जो विधान परिषद होती है वो उच्च सदन होती है और स्थायी सदन होती है, और जो सबसे ऊपर आता है वो होता है राज्यपाल। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 169 में, जो कि राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन और उनके निर्माण के बारे में बताता है। यानी कि अनुच्छेद 168 में
ये किसी बात के होते हुए भी संसद जो विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए जिसमें ऐसी परिषद नहीं है, या किसी ऐसे राज्य में जिसमें ऐसी परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव को यह पारित कर दे। उपयुक्त जैसा कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों आर्टिकल 169 में ऐसा कहा गया है कि जो विधान परिषद होती है उसको जो है विधान मंडल के द्वारा यानी कि विधानसभा के द्वारा कभी भी जो है वो उसको जो है वो भंग किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जो आर्टिकल है 170 जो कि बताता है विधान सभाओं की संरचना के बारे में। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। और खंड 1 में कहा गया है कि प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार जो है विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है और उसको जो आवंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात जहाँ तक साध्य हो संपूर्ण राज्य में एक समान होगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक जनगणना को पूरा होने पर प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा की सीटों की जो कुल संख्या है उसको प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन में विभाजन को फिर से जो समायोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 171 जो कि विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है। जैसे दोस्तों सेंटर में राज्यसभा होती है, ठीक वैसे ही जो कि स्टेट में यानी कि राज्यों में जो है विधान परिषद होती है। ठीक है दोस्तों, विधान परिषद में जो सदस्यों की जो कुल संख्या है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सदस्यों की संख्या जो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं करती, किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 में जो उपबंधित अनुसार होगी। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि 1/3 भाग जो नगर पालिकाओं से, ठीक है जी, जिला बोर्डों से और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्य जो मतदान द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 जो हिस्सा है वो राज्य में रहने वाले व्यक्तियों जो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में कम से कम 3 साल तो स्नातक किए गए हों। ठीक है, और 12 जो है वो कम से कम 3 वर्षों से शिक्षण में जो संलग्न व्यक्ति हों, और 1/3 जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जो शेष है वो राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो नामांकित किए जाते हैं जिनके पास साहित्य, कला और सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या फिर व्यावहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 172 जो कि राज्य की विधान मंडल की अवधि के बारे में बताता है। यानी कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है वो जब तक जल्दी भंग न की जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष तक जो जारी रहेगी। यानी कि जो विधान मंडल होते हैं उनका टाइम पीरियड 5 वर्ष होता है, और किसी राज्य की विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन यथासंभव 1/3 सदस्य जो हर 2 वर्ष की समाप्ति पर जितनी जल्दी हो सके जो रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो विधान परिषद होती है वो जो एक स्थायी सदन होती है, लेकिन उसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो रिटायर्ड हो जाते हैं। आर्टिकल 173 में बताया गया है कि राज्य विधान मंडल की सदस्यताओं के लिए योग्यता।
यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो राज्य के विधानमंडल में सीट भरने के लिए या फिर चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक कि वह क्या ना हो, भारत का नागरिक ना हो। ठीक है। और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से कम या 25 से कम आयु वर्ष नहीं होनी चाहिए। और उसके पास जो ऐसी कोई योग्यताएं हों जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन उससे निर्मित जो विहित की जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसकी योग्यताएं हमने पढ़ ली हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 174 के बारे में, जो कि बताता है राज्य विधानमंडल की बैठकों के बारे में। यानी कि जो राज्यपाल है वो विधायिका के सदन को ऐसे समय पर बैठक के लिए बुला सकता है जब वह उचित समझे, लेकिन एक बैठक में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए जो नियुक्ति तिथि के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों एक साल में जो 2 बैठकें होती हैं और उन 2 बैठकों में कम से कम 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि जो राज्यपाल है वो समय समय पर जो है बैठकें बुला सकता है, यानी कि किसी भी सदन का जो है सत्रवसान जो कर सकता है और विधानसभा जो भंग कर सकता है राज्यपाल। आर्टिकल 175 हमें बताता है कि सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। यानी कि जो राज्यपाल है वो विधानसभा या फिर विधान परिषद या फिर दोनों सदनों की एक साथ जो संबोधित कर सकता है। राज्यपाल सदन या फिर राज्य विधान मंडल के सदनों को जो संदेश भेज सकता है, चाहे वह विधानमंडल में निलंबित किसी विधेयक के संबंध में हो। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 176 जो कि राज्यपाल का विशेष संबोधन होता के बारे में बताता है। दोस्तों विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राज्यपाल जो कि विधानसभा और विधान परिषद को संबोधित करेंगे और ऐसे संबोधन में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए सदन या फिर किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा प्रावधान जो किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 177 जो कि सदनों के संबंध में मंत्री और महाअधिवक्ता के अधिकारों के बारे में बताता है। यानी किसी राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाअधिवक्ता को विधानसभा या फिर विधान परिषद में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वो जब वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट है अनुच्छेद 178 जो कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। आर्टिकल है 179 जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, त्याग पत्र दे या फिर उनको पद से हटाए जाने से संबंधित बताया गया है। आर्टिकल 180 जो कि उपाध्यक्ष या फिर अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यों के कर्तव्यों का पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 181 यानी कि जब अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तब तक वे पीठासीन नहीं होंगे। नेक्स्ट है 182 जो कि विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के बारे में बताता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 183 जो कि सभापति उप सभापति का पद रिक्त होना, त्याग देना या फिर पद से हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 184 जो कि उप सभापति या फिर अन्य व्यक्ति की सभापति के कार्यों के कर्तव्यों का पालन करने या फिर उसके रूप में कार्य करने की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 185 यानी कि जब सभापति या फिर उप सभापति को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तब उनका पीठासीन न होना जो है जरूरी है। नेक्स्ट है 186 जो कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्तों के बारे में बताता है। नेक्स्ट है 187 यानी कि राज्य विधान मंडल का एक सचिवालय होगा। और अनुच्छेद 188 बताता है राज्यों द्वारा जो सदस्यों द्वारा शपथ के बारे में कौन दिलाता है, राज्यपाल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 189 यानी कि सदनों में मतदान, रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति के बारे में। यानी कि स्पीकर या अध्यक्ष या फिर उसके रूप में कार्य करने वाला जो व्यक्ति है
वो पहली बार में मतदान नहीं करेगा, लेकिन मत की समानता के मामले में जो निर्णायक मत देना या फिर उसका प्रयोग जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल 190 जो कि सीटों के खाली स्थान यानी कि रिक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 191 यानी कि सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 192 जो कि सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों पर जो निर्णय से रिलेटेड है, यानी कि राज्यपाल प्लस चुनाव आयोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 193, अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 के मुताबिक शपथ लेने या फिर प्रतिज्ञा करने से पहले किसी राज्य की विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनता है या फिर वोट करता है तो उसे इसके लिए जो दंड देना होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 184 जो कि विधान मंडलों के सदनों और उनके सदनों और समितियों की शक्तियां या फिर विशेषाधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 195 जो कि सदनों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट है 196 जो कि विधेयकों को पेश करने उनको पारित करने से संबंधित है। आर्टिकल 197 यानी कि धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध जो लगाया गया है, यानी कि यदि कोई विधेयक किसी विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधान परिषद को प्रेरित जो कर दिया गया है, यानी कि विधेयक को जो परिषद द्वारा खारिज कर दिया गया या फिर उस तारीख से 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है जब विधेयक पारित के समय रखा गया था और विधेयक उस समय द्वारा पारित नहीं हुआ है, या फिर विधेयक को परिषद द्वारा उन संशोधनों के साथ पारित किया जाता है जिनमें विधानसभा सहमत नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 198 यानी कि धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया बताई गई है, जो कि यहाँ पर जो धन विधेयक है वो दोस्तों यहाँ पर जो एक स्टेट का है, ठीक है। और आर्टिकल 199 यानी कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 200 जो कि विधेयकों पर सहमति से रिलेटेड है, यानी कि राज्यपाल होगा, उसके पास 3 प्रकार की वीटो हैं, ठीक है दोस्तों, अत्यंतिक वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो। निलंबित वीटो का होता है वापिस, यानी कि धन विधेयक के मामले उसको जो है ये शक्ति नहीं होती राज्यपाल को। नेक्स्ट है आर्टिकल 201 यानी कि विधेयक विचार संबंधी आरक्षित, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट है 202 जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि राज्यों के बारे में बताता है, राज्यपाल जो इनको बताता है। आर्टिकल 203 यानी कि पलाकन के समय विधानमंडल में प्रक्रिया। नेक्स्ट है 204 विनियोग विधेयक के बारे में है, ठीक है दोस्तों। ये आर्टिकल दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट की बात करें कि वो आएगा 210 जो कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि 211 यानी कि विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध है, यानी कि विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन पर जो यानी कि जो हाईकोर्ट है उसमें जो चर्चा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है आर्टिकल 212 जो कि न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न करना से संबंधित है। नेक्स्ट है 213 यानी कि विधानमंडल के अवकाश के दौरान जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों 213, ठीक है। और ये है 211 और 210, ये दोस्तों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमने दोस्तों 213 तक जो कि भाग 6 हमने जो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। थोड़े बहुत जो रहे होंगे उनको जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि देख लेते हैं कि हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हुआ है क्या नहीं। तो दोस्तों लगभग हमारा पार्ट कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। बस इसमें हमारा जो है हाई कोर्ट वाला 2 पार्ट लास्ट के जो है रह गए हैं, ठीक है। इनको जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।